हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय जी सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल डी के त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल भूपेंद्र जी द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह एंड सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन, DG AFMS, यहाँ उपस्थित सारे अन्य आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर्स यहाँ जो मौजूद हैं, और साथ ही साथ मुझे जानकारी दी गई है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 261st स्थापना दिवस या आर्मी मेडिकल कोर का स्थापना दिवस है, इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ ही साथ इस कोर के सभी चिकित्सकों को अथवा इस कोर के अंतर्गत आने वाली जो फैमिली है उस सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं कह सकता हूं कि अपनी स्थापना के समय से लेकर आज तक आर्मी मेडिकल कोर में लगातार हमारी सेनाओं के लिए बैकबोन की तरह काम किया है। चाहे युद्ध का समय हो या वो फिर शांति का समय हो, दोनों ही परिस्थितियों में हमारे वीर सैनिकों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में AMC ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। युद्ध के मैदान में आपके साहस ने, हॉस्पिटल्स में आपकी सेवा भावना ने और कठिन परिस्थितियों में आपके संकल्प ने हमारी चिकित्सा की ऐतिहासिक परंपराओं को प्रदर्शित किया है, और आपकी सेवाओं में उसे स्वाभाविक रूप से देखा भी जा सकता है। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत में चिकित्सा की एक बहुत ही समृद्ध और ऐतिहासिक परंपरा, रिच एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ आचार्य चरक, आचार्य सूत्र जैसे बड़े ऋषि और मनीषी हुए हैं, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया को एक अपनी अमूल्य विरासत सौंपी है। मुझे याद आता है कुछ वर्ष पहले दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में से एक रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स में आचार्य सूत्र की प्रतिमा को स्थापित किया गया। तो उस समय जब हम लोगों को जानकारी मिली थी तो सचमुच उस समय बेहद खुशी हुई थी, साथ ही साथ एक सेंस ऑफ प्राइड मन के अंदर पैदा हुआ था, गौरव की अनुभूति भी हो रही थी। इसके अलावा भी दुनिया के अनेक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में सूत्र संहिता के ट्रांसलेशन भी मौजूद हैं, यह भी मुझे जानकारी दी गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की ऐतिहासिक जो चिकित्सा परंपरा है, इस परंपरा को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, और हमें यह देखकर बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है कि AMC और आप सब सही मायनों में उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, जब मैंने देखा कि यह वर्ष AMC की स्थापना का 261वां वर्ष है, तो मैंने इसके इतिहास पर भी विचार किया, जानकारी हासिल करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि आज से 260 ईयर्स पहले जब इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई होगी तो उस समय कैसी स्थितियां रही होंगी। 76 मुझे बताया गया कि 1764 में इस संस्थान की स्थापना हुई थी। 1764 मैं समझता हूं कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण साल था, और वह साल एक तरह से भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत की मुहर लगाने वाला यह वर्ष था। 1764 में ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और अंग्रेज उस समय तक एक ताकत के रूप में भारत में खड़े हो चुके थे। कहने का अर्थ यह है कि 1764 का वह साल था जहां एक तरफ हमें पराजय का सामना करना पड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसी वर्ष इतिहास का एक सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पहलू भी हमको देखने को मिला, जहां पर आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना भी हो रही थी इस देश में। आज इस फाउंडेशन डे के अवसर पर इस मंच पर खड़े होकर मैं आपकी लंबी यात्रा को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय का चक्र भी
कितना अजीबोगरीब होता है, समय का यह चक्र कितना विचित्र होता है। मुझे इतनी बारीकियां तो पता नहीं कि अपनी स्थापना के बाद 150 या 200 सालों तक एएमसी ने किस तरह से अपने हॉरिजन को डेवलप किया है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि एएमसी का जो आज यह स्वरूप एक बरगद की तरह जो खड़ा हुआ है, स्वाभाविक रूप से इसकी सभी के द्वारा सराहना की जाती है। कोई भी पेड़ तभी फलता फूलता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जब उसकी जड़ें फैली होती हैं। जब यह इंस्टीट्यूट 260 वर्ष पुराना है तो यह तो स्वाभाविक है कि इसकी जड़ें विशाल हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और उसी के अनुरूप यह इंस्टीट्यूट भी बेहद मजबूत और विशाल बन चुका है। और हमारे देश में इस इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही रिकॉग्निशन है, सम्मानजनक तरीके से इस इंस्टीट्यूट को देखा जाता है। साथियों, मूल रूप से यदि देखा जाए तो एएमसी का काम हमारी आर्म फोर्सेस को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। जब आर्म फोर्सेस को सेवाएं प्रदान करने की बात आती है तो उसमें हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है। वह यह कि आर्म फोर्सेस का जो काम है वह आमतौर पर युद्धों से जुड़ा हुआ है, और युद्ध अनिवार्यतः वायलेंस से जुड़े होते हैं। किसी भी सेना के पास आमतौर पर मारने का अथवा यह कहें कि जीतने हारने का ही यह कंसेप्ट होता है। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के लिए सारी चीजें आवश्यकता अनुसार जरूरी भी होती हैं, लेकिन एएमसी सेना का अंग होकर भी मरने मारने पर नहीं बल्कि बचने और बचाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। जीवन लेना और जीवन देना तो हमेशा से ही सेनाओं का एक अभिन्न अंग रहा है, लेकिन उनके साथ जुड़कर उनका जीवन बचाने की दिशा में काम करना निश्चित रूप से यह कोई साधारण कार्य नहीं है, बल्कि इसे मैं एक दैवीय कार्य मानता हूं। आज हमारी सेनाएं अगर फिजिकली फिट हैं, मेंटली यदि अलर्ट हैं और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उसमें आपका भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। कारगिल की चोटियों से लेकर समुद्र की गहराई तक, थार के रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों तक हमारे सैनिक पूरी दृढ़ता के साथ देश के हर कोने में जब काम कर रहे होते हैं तो उनके जेहन में यह बात रहती है, यदि उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप जैसे डॉक्टर्स खड़े हैं। जिस तरह से आप हमारे आर्म फोर्सेस के वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, वह न सिर्फ आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है बल्कि आपके अंदर के ह्यूमन क्वालिटी को भी यह दर्शाता है। आपके सामने जब कोई सैनिक आता है तो आप यह नहीं देखते वह सैनिक कहां से आया है, इस देश के किस पार्ट से आया है, वो किस रेजिमेंट से आया है, कहां काम कर रहा था, किस जाति का है, किस रिलीजन का है। आपका लक्ष्य केवल यह होता है उस सैनिक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होना चाहिए। साथियों, डॉक्टर ही वे असली नायक हैं। मैं मानता हूं कि डॉक्टर ही वे असली नायक हैं जिन्हें जीवन बचाने की योग्यता और शक्ति यह दोनों मिली हुई है। मुझे याद है वो दौरान मैं इस हॉस्पिटल में आया था जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही थी, तब डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों की देखभाल कर रहे थे। उस दौरान 2 बार मैं इस हॉस्पिटल में आया था। उनकी मेहनत, उनका समर्पण और इंसानियत के प्रति लगन से साबित कर दिया कि वे किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं है। और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार आह्वान किया था लोगों का, हर घर से बाहर निकलकर अपनी बालकनी में लोग घंटी बजाएंगे। आपने देखा होगा किसी ने तालियां बजाई, किसी ने थालियां बजाई, किसी ने घंटियां बजाई। तो क्यों, किसके लिए था? जो पेशेंट्स थे उनकी हौसला अफजाई के लिए नहीं था, वह था इस देश के जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी
उनके सम्मान में था और उनकी हौसला अफजाई के लिए था। मुझे याद आता है कि अमेरिका में कार्यरत रहे एक भारतीय मूल के डॉक्टर थे, उनका नाम अच्छी तरह आप लोगों ने सुना होगा, स्वर्गीय काल निधि। उनकी किताब है व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, यह बहुत ही चर्चा में रही है, पहले भी इसके बारे में मैंने सुना था। जब डॉक्टर कलानिधि खुद जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि डेथ कैन कम टू एनीवन, डेथ कैन कम टू एनीवन एट एनी मोमेंट एंड एट एनी एज। व्हाइल मेडिसिन हैज इट्स लिमिटेशंस, there is no limit to human empathy, compassion, care and love. यानी मृत्यु किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय और किसी भी उम्र में आ सकती है। चिकित्सा विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन मानव सहानुभूति, करुणा, देखभाल और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। और ये काम कौन कर सकता है? जो बड़े मन के लोग होते हैं। छोटे मन के लोग ये काम नहीं कर सकते। वही डॉक्टर कामयाब माना जाता है, सफल माना जाता है, जिसका कि मन बड़ा होता है। आपने क्या कहा? कौन सा निरोगा है? कुछ लोग पढ़ा था ना, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इन्होंने सर्वे संत निरामया कहा क्योंकि मोटो है, स्वाभाविक है, डॉक्टर सलीम यहाँ की डीजी है तो कहेंगे, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः इन्होंने नहीं कहा। जब तक व्यक्ति निरोगी नहीं होगा तब तक सुखी नहीं हो सकता है। हमारे लोगों को निरोगी भी आप बनाते हैं, सुखी भी बनाते हैं। यदि सुखी बनाने का काम करते हैं यदि आप, इसका मतलब कि जब तक आपका मन बड़ा नहीं होगा तब तक आप किसी को सुखी नहीं बना सकते। मैं देखता हूं कभी कभी डॉक्टर्स को किसी मेजर ऑपरेशन में बहुत कोई ऐसा बड़ा कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कोई केस हो, ऑपरेशन करना हो, जब उनको कामयाबी मिल जाती है, उसमें सक्सेस मिल जाती है, तो उनके चेहरे पर जो चमक और दमक मैं देखता हूं तो देखने लायक बनता है। आप ये कल्पना करिए कि कितना बड़ा जोखिम उठाकर, कितने बड़े मन के साथ, माने वो कहते हैं, सोचते हैं, मान लीजिए पेशेंट की डेथ हो गई तो हमारा क्या होगा, मेरी डेफिनेशन क्या होगी कॉमन मासेज में। कहीं परिवार के लोग हमारे ऊपर तो कहीं कुछ हमला न कर दे, कुछ करना नहीं, ये भी मैंने देखा वो सोचते हुए, लेकिन फिर भी वो जोखिम उठाते हैं। आप कल्पना करिए वो डॉक्टर्स कितने बड़े मन के होते हैं। और इसीलिए यदि कामयाबी मिल जाती है किसी मेजर ऑपरेशन में, तो मेजर ट्रीटमेंट में, उन्हें जो सुख की प्राप्ति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं बराबर कभी कभी जब मैं किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के अथवा किसी मेडिकल कॉलेज के कन्वोकेशन में जाता हूं तो मैं एक फार्मूला बताता हूं लोगों को। मैं चूंकि फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए वो फार्मूला भी मैं लोगों को बताता हूं कि मन बड़ा होता है तो व्यक्ति को सुख की कैसी प्राप्ति होती है। छोटे मन का व्यक्ति कभी खुद सुखी नहीं हो सकता है, बड़े मन का ही व्यक्ति सुखी हो। बड़े मन, जितना ही आपका मन बड़ा होता जाएगा उसी प्रपोर्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। जितना मन छोटा होगा उतने ही आप दुखी होंगे। थोड़ी देर के मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्कल। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका मन एक सर्कल है, तो इस सर्किल के सर्कमफेरेंस को जितना बढ़ाते चले जाइए, इन द सेम प्रोपोर्शन मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद बढ़ता चला जाएगा। और एक क्षण वह जीवन में आएगा जब परमानंद की प्राप्ति होगी, यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। Circumference of man is directly proportional, not magnitude of permanence. Because there is no magnitude of permanence. Permanence is permanent. There is no limit at all.
डॉक्टर्स जो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, सचमुच उनको इसी प्रकार की आनंद की प्राप्ति होती है और उन्हीं के ऊपर ईश्वर की कृपा भी होती है। साथियों, ये जो डॉक्टर कलानी की जो बात उन्होंने कही थी, उसका अर्थ यही है, मृत्यु किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय और किसी भी उम्र में आ सकती है। चिकित्सा विज्ञान की भी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन मानव सहानुभूति, करुणा, देखभाल और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए आपने जो कैरियर चुना है, मैं मानता हूं यह केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक मिशन है। मानवता के अनवरत सेवा करने का एक ये अभियान है। जब आप किसी का इलाज करते हैं और वही इलाज के बाद स्वस्थ होता है, तो मेरा ख्याल है कि आपको जो सेटिस्फेक्शन जिस सीमा तक होता हुआ, वो किसी भी सैलरी से या पद प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा संतोषजनक होता होगा। एक मरीज को, बहुत कोई गंभीर मरीज हो जिसका इलाज करते हैं, तो उस समय जो आपको आनंद की प्राप्ति होती होगी, यदि 200, 400, 500, 1000 रुपया बढ़ जाए, अच्छा वो आनंद की अनुभूति आपको नहीं होगी। एएमसी से जुड़े हुए न जाने कितने डॉक्टर्स, न जाने कितनी नर्सेस, न जाने कितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारी सेनाओं के वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी वो सेनानी हैं जो हमारे सेनानियों को, जो भारत की सीमा की रक्षा करते हैं, उनको ताकत प्रदान करते हैं। अपने इस कर्तव्य के प्रति आप सब हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि आप सभी सचमुच बधाई के पात्र हैं। साथियों, मुझे बताया गया कि आज हमारे देश में 113 मिलिट्री हॉस्पिटल्स, 10 नेवल हॉस्पिटल्स और 12 एयर हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा 13,000 से भी अधिक डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारे सैनिकों के लिए देश के अलग अलग कोनों में, यहां तक कि दुर्गम क्षेत्रों में भी कार्यरत है। इन पैरामेडिकल स्टाफ में हमारी महिला साथियों की भी एक बड़ी संख्या कार्यरत है। जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में और विशेष रूप से आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सेक्टर में वीमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, यह वाकई में बड़ी प्रसन्नता का विषय है। यहां मंच पर डीजी एफएमएस डॉक्टर आरती सलीम भी मौजूद हैं। डीजी एफएमएस खुद में ही वीमेन एम्पावरमेंट की एक जीवंत उदाहरण है। वैसे इतनी दुबली पत्नी है कि एम्पावरमेंट सब सटीक नहीं बैठता है। इस संस्थान के इतिहास में शायद ये पहली फीमेल चीफ है, ऐसा मुझे बताया गया। क्या सच्चाई है? तो इसमें तो सब और इनके नेतृत्व में हमारे डॉक्टर्स तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। साथ ही एएमसी में महिलाओं की भागीदारी भी और मुखर होकर सामने आ रही है। साथियों, आमतौर पर हम सैनिकों के योगदान को तो एक्नॉलेज करते हैं। पूरा देश इस बात को जानता है कि हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में रहकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें आपके योगदान को भी उतना ही महत्व देना होगा। और मुझे यह भी लगता है कि जिस एम्पैथी के साथ, डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, वह न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि मैं कहूंगा कि अनपैरेलल्ड है। साथियों, एक बड़ी बात यह भी है, एएमसी की सेवाएं सिर्फ हमारे सर्विंग सोल्जर्स तक ही सीमित नहीं है। एएमसी हमारे वेटरन्स और उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके परिवारजनों की वेलबींग के लिए भी लगातार काम करते रहते हैं। हमारी इतनी बड़ी सेना, उसके रिटायर्ड हमारे सोल्जर्स और उनके परिवारजनों समेत एक बड़ी जनसंख्या की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान सफलतापूर्वक रख पाना निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यहां डॉक्टर फ्रांसिस वेल्ट पीवॉडी, जरूर आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा, कि लेख द केयर ऑफ द पेशेंट की चर्चा करना चाहूंगा। यह लेख कई चिकित्सा संस्थानों में विद्यार्थियों को पढ़ाया भी जाता है, आपने भी पढ़ा होगा। और इस लेख में उन्होंने लिखा है, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज मे बी इंटायरली इम्पर्सनल, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज मे बी entirely impersonal, the care of a patient
must be completely personal. ऐसे में आप सभी मरीजों को जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं वह महज दवाइयों और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के प्रयोग का विषय भर नहीं होता है, वह हमारी आत्मिक भावना का भी विषय होता है। साथियों, अब मैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस के बारे में भी कुछ बात आप सबसे यहां करना चाहूंगा। जिस तरह से समय तेजी के साथ बदल रहा है, उतनी ही तेजी से इसमें कई सारे नए डायमेंशन भी स्वाभाविक रूप से जुड़ते जा रहे हैं। बीते कुछ डिकेड्स में यदि आप देखें तो मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मेडिकल सेक्टर में पूरी दुनिया में आज टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर ये चल रहा है। हर जगह नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। हर दिन हम नए नए ब्रेक थ्रूज को हासिल कर रहे हैं। केवल इनोवेशन ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम नए नए ब्रेक थ्रूज को भी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हमारे एएमसी भी जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहे। हमें तैयार रहे की बात तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग जरूर से अडॉप्ट करते ही होंगे। और मैं ये देखकर बहुत ही आश्वस्त हूं कि आप अपने नए चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में आपने बदला है। कुछ ऐसे भी घटनाओं की जानकारी मुझे है। आपने कई ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो बहुत ही सराहनीय है। आपने समय के साथ साथ खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और आप अच्छे रिजल्ट्स के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इस बात की भी मुझे जानकारी मिली है। मैं देख रहा था कि किस तरह से आपने एडवांस मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स, रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीम्स को इंट्रोड्यूस करके हमारी कम्बैट मेडिकल रेडीनेस को स्ट्रेंथन किया है। आज हमारे पास अपना इंडिजिनस ट्रॉमा मैनेजमेंट सिस्टम भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मेडिकल ट्राई एज सिस्टम्स ने भी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और पेशेंट केयर को इंप्रूव किया है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर भी एएमसी ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी यह डेवलप किया है। आज जहां हम भी उपस्थित हैं, यानी आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल, यह स्वयं इस बात का साक्षी है। साथियों, मुझे बतलाया गया है कि एएमसी ने रिमोट एंड हाई एल्टीट्यूड एरिया में रियल टाइम सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेली मेडिसिन टेक्नोलॉजीज को भी बड़े पैमाने पर अपनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, वेरी गुड। आप कई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर भी रिसर्च भी कर रहे हैं, यह भी मुझे जानकारी दी, जिससे अल्टीमेटली हमारी सेनाओं की तैयारियों को हमारी सेना की तैयारियों को मजबूती मिल रही है। और जैसे जैसे मेडिकल सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ रही है, वैसे वैसे मैं समझता हूं एएमसी भी दुनिया भर के बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज को हमारे यहां इंक्लूड करने में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, इससे पहले भी अनेक अवसरों पर मैंने इस बात का जिक्र किया है और आज फिर से इस मंच से मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारा ध्यान किसी भी टेक्नोलॉजी के सिविल और मिलिट्री दोनों ही यूजेस पर होना चाहिए। आप देखिए कि मिलिट्री यूज के लिए कई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती हैं जिनका इस्तेमाल सिविल क्षेत्र में भी होता है या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सिविल क्षेत्र से आने वाली कई कटिंग एज टेक्नोलॉजी हैं जो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ मिलिट्री पर्पज के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं। यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक सिविल मिलिट्री कन्वर्जेंस हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। आप सबको पता होगा कि जीपीएस या लोकेशन शेयरिंग को सबसे पहले मिलिट्री यूज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले जीपीएस मिलिट्री यूज के लिए इसको यूज किया गया था। लेकिन आज आप देखिए कि सिविल सेक्टर में इसका कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है जीपीएस का। जहां जाइए जीपीएस, हमें कहीं भी जाना होता है तो हम मैप पर डेस्टिनेशन लिखते हैं और वो रास्ता बता देता है, इस रास्ते से जाइए।
जब बात मेडिकल टेक्नोलॉजी की होती है तो मैं मानता हूं कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन की अलग से कोई बड़ी जरूरत नहीं है। मेडिकल सेक्टर में अपने आप में फ्यूजन का एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मानव का जो शरीर है वह चाहे किसी भी फौजी का शरीर हो या किसी सिविलियन का शरीर हो, दोनों एक जैसे ही। मेडिकल सेक्टर में यह फ्यूजन भले ही नेचुरली मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें इस दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत है। मुझे जानकर खुशी हुई है कि आप लोग पहले से इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। आप ICMR, IITs, एम्स आदि के साथ इस क्षेत्र में MOUs भी कर चुके हैं और कुछ कर भी रहे हैं, यह मुझे बताया गया है। एकेडमिया और दूसरे देशों के मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी आप मिलकर काम कर रहे हैं। देश दुनिया में जहां भी मेडिकल सेक्टर में जो कुछ भी नया हो रहा है, आप उसे एडॉप्ट करिए, और मुझे मालूम है आप कर भी रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार के बारे में कहा जाता है पिछले 10 वर्षों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। क्रांतिकारी परिवर्तन तो कई हुए हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन भी बड़े न हुए होते तो आज हमारा देश इकोनॉमी की साइज के मामले में जो 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर न पहुंच गया होता। और यहां तक कि सारी दुनिया और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही हैं वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते हमारा भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा है। प्रत्यक्ष आप जहां भी जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा। सिविल एविएशन सेक्टर में कई वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाए जा चुके हैं। इस पर हमारे पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन की गति भी आगे बढ़ी है। चमचमाती सड़कों का जाल आज भारत के कोने कोने तक फैल चुका है। ऐसे कई सेक्टर और भी हैं जिनके बारे में घंटों तक बात की जा सकती है। आप सब भी इससे वाकिफ हैं और पूरी दुनिया भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत इस समय नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। आगे आने वाले समय में यह कार्य और भी तेजी से किए जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए सारे परिवर्तन हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इसलिए यही इंफ्रास्ट्रक्चर का हार्ड पार्ट, या यूं कहे तो यह हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके दूसरी तरफ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी हमने कई रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स उठाए। आज देश में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है उससे आप अच्छी तरह अवगत हैं। इसके अतिरिक्त हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को भी मैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ही देखता हूं, और मेरा यह मानना है कि जिस तरह से आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह से सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हेल्थ सेक्टर को एक बड़ी प्रायोरिटी के रूप में रखा है। हम हेल्थ सेक्टर के एक बड़े कैनवास को लेकर चल रहे हैं, और इसके कई उदाहरण आपके सामने मौजूद हैं। अब आप सब आयुष्मान भारत के बारे में अच्छी तरह परिचित हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के रूप में इसके अंतर्गत हम एलिजिबल फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक का एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुफ्त। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा, कि अब तक 40 करोड़ से भी ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। इसके अलावा लगभग 15,000 जन औषधि केंद्र, जहां पर कि 75% 80% सस्ती दवाएं उपलब्ध होती हैं, इस समय कार्यरत हैं, जहां जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध होती हैं। सरकार बड़े स्तर पर हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रही है, और इसके एक बड़े कंपोनेंट के रूप में AMC का भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। साथियों, मैं 1-2 और बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। और आमतौर पर तो मेरा देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता ही है, और उन विजिट्स में डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के अनेक लीडर्स के साथ भी बातचीत होती है, और बातचीत होना स्वाभाविक है। मुझे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई ऐसे डेवलपिंग
या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर इलाज या मेडिकल सुविधा उस तरह से नहीं पहुंच पाई है, या जो थोड़ी बहुत भी जितनी पहुंचनी चाहिए दिखाई नहीं देती। आप देखते होंगे तो दुनिया के बहुत सारे देशों से लोग इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। यहाँ के हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैं देखता हूं कि वो जो बाहरी जो फॉरेनर जो पेशेंट्स होते हैं उनके द्वारा भरे रहते हैं। वहां के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वह भारत में ट्रेनिंग के लिए या फिर किसी और मेडिकल पर्पज से आने को इच्छुक रहते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें ट्रेन करने में भी आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और जब आप दूसरे देशों के मेडिकल प्रोफेशनल्स को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से ट्रेन करेंगे तो इससे न सिर्फ आपका महत्व बढ़ेगा बल्कि आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भारत का कद बढ़ाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। मेरा यह मानना है कि मेडिकल सेक्टर मिलिट्री डिप्लोमेसी के क्षेत्र में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात मैं कर रहा हूं, क्षेत्र में मेडिकल सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसको बस एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस मंच से सभी जिम्मेदार अधिकारियों से अपील करना चाहूंगा, अधिकारी न कहें आपको डॉक्टर ही कहें, वो इस सेक्टर में निहित संभावनाओं को भी एक्सप्लोर करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं यह कि आज सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग का समय भी है। ये जमाना जहां जाता हूं सिमुलेटर दिखाई देता है, जहां बिना शरीर को हाथ लगाए मशीन बेस्ड लर्निंग से मेडिकल प्रोसीजर में महारत हासिल की जा सकती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि पूरी तरह से महारत हासिल नहीं होती। हाँ, काफी हद तक सीख सकते हैं। अब आप लोग बताएंगे, मुझे जानकारी नहीं है। वैसे तो आप सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग का काम कर ही रहे होंगे, परंतु मेरी आपसे अपील भी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप और भी अधिक जितना कर सकते हो करने की आप कोशिश करें। जहां कहीं भी ऐसा करना संभव हो वह रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को और बढ़ावा दें। मैं समझता हूं कि इससे क्षेत्र के विकास में और अधिक फायदा होगा। एएमसी ने हमेशा हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म के प्रति एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है। हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सर्विसेज तक और पॉलिसी मेकिंग से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक सब में एएमसी का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आशा करता हूं कि एएमसी न सिर्फ अपनी लेगेसी को कायम रखेगा बल्कि कई नए और इनोवेटिव रिफॉर्म्स भी लागू करने में कामयाब होगा। अंत में एक बार मैं फिर आप सभी को एएमसी के 261 वार्षिकोत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सचमुच इस अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इलाज के लिए नहीं आया हूं, आज भाषण करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत सर, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सदैव आपके दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहेंगे। रक्षा मंत्री ट्रॉफी। पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ सशस्त्र सेना अस्पताल को रक्षा मंत्री ट्रॉफी से अलंकृत करने की प्रथा 1989 में शुरू हुई थी।